हेलो। आज का अपना जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक सर्किट एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है, जिसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, और उसी प्रॉपर्टी का नाम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की या रजिस्टर की या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है या करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। तो हमें पता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही ओम्स लॉ है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ वो आर है, और इसी आर का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। हमें ये पढ़ना है कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन पे डिपेंड नहीं करता, या आप इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आता है, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर यहाँ से देखा जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। आई को इधर ले आओ तो आप सोचोगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, जो कि बिल्कुल आपके हिसाब से सही भी है। मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके हिसाब से आर और वी के बीच का ग्राफ आना चाहिए स्ट्रेट लाइन ऐसी, जैसे जैसे आर बढ़े वैसे वैसे वी बढ़े, और जैसे जैसे वी घटे वैसे वैसे आर घटे। और इसके हिसाब से ग्राफ बनना चाहिए कुछ ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मान लो ये करंट है, ये आई लिखा है मैंने, और ये आर है, इनके बीच का ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। इसका क्या नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनता। अरे रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप पोटेंशियल बढ़ा दो या घटा दो किसी सर्किट का तो उससे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मान लो एक सर्किट का पोटेंशियल वी था और आपने उसको कर दिया 10 वी, तो उससे रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। रेजिस्टेंस आर था तो पहले भी आर था और बाद में भी आर ही रहेगा। ठीक है, ये मान लो कंडीशन 1 है और ये मान लो कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 में पोटेंशियल वी था और आपने वी से बढ़ाकर उसे 10 वी कर दिया, तब भी पहले भी रेजिस्टेंस आ रहा था और बाद में भी रेजिस्टेंस आ ही रहेगा। मान लो आपने ऐसे ही क्या करा, करंट था सर्किट के पास आई और आपने उसको 3 आई कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ बताओ। रेजिस्टेंस पहले भी आर था, बाद में भी आर रहेगा। रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल के चेंज होने से चेंज होता है ना करंट के चेंज होने से चेंज होता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अगर वी चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर आपने पोटेंशियल को वी से 10 वी कर दिया ना, तो उस टाइम करंट भी, जैसे मान लो पहले वी था और करंट आई था, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर इजिकल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये कंडीशन 1 के लिए है। जैसे ही आप v को v से 10 वी करोगे तो आई भी आई से 10 आई हो जाएगा। अब निकालना एक बार कंडीशन 2 का रेजिस्टेंस, ये मान लो R1 था, R2 निकालना एक बार कितना आएगा, 10 वी अपॉन में 10 आई, और ये 10 से 10 उड़ गया, v अपॉन आई आया, यहाँ भी v अपॉन आई, यहाँ भी v अपॉन आई। भाई साहब पोटेंशियल और करंट साथ साथ चेंज होते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल के चेंज होने से चेंज होता है ना करंट के चेंज होने से चेंज होता है। रेजिस्टेंस of a material does not depends upon, does not change by changing its potential difference and electric current। पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअल में, ठीक है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप एक मटेरियल का करंट चेंज कर दो जो उसमें से फ्लो कर रहा है, या उसमें से जो पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो चेंज कर दो, तो उससे आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है ना डिपेंड कर रहा है करंट पे। मान लो रेजिस्टेंस यहाँ है और ये मान लो 10 ओम है, तो चाहे पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, चाहे 2 वोल्ट हो, चाहे 3 वोल्ट हो, ये पोटेंशियल एक्सिस है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। रेजिस्टेंस आप 1 वोल्ट से बढ़ाकर 2 वोल्ट कर दो, चाहे 3 वोल्ट कर दो, पोटेंशियल सॉरी आप 1 वोल्ट से बढ़ाकर 2 वोल्ट कर दो, 2 वोल्ट से 3 वोल्ट कर दो, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन।
ऐसे ही करंट है, उसको आप चाहे 1 एम्पियर करो, 1 से बढ़ा कर 3 एम्पियर कर दो, 3 से बढ़ा कर चाहे 7 एम्पियर कर दो। अगर रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये करंट एक्सिस है, ये रेजिस्टेंस एक्सिस है, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी रेजिस्टेंस ना तो डिपेंड करता है मेरे भाई तेरे पोटेंशियल पे, ना डिपेंड करता है करंट पर। तो किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि जिस कंडक्टर को आप ले रहे हो ना, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मान लो ये लेंथ है, तो कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी या रजिस्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, करंट को फ्लो करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन जितने लंबे पाथ में फ्लो करेंगे आपस में उतना ज़्यादा टकराएंगे, तो उनके फ्लो में रुकावट उतनी ज़्यादा आएगी, इसलिए रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा आएगा। रुकावट मतलब रेजिस्टेंस, यानी ये कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट उतनी ज़्यादा आएगी, इसलिए रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रुकावट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, तो इनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर की लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, बहुत बढ़िया। और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ की मोटाई। जैसे पाइप है आपके पास पानी का, उसके जिस पोर्शन से पानी निकलता है ना, जिस मोटाई से, उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे। जैसे कि मैं आपको अगर कुछ दिखाऊं तो जस्ट 1 सेकेंड, जैसे मेरे पास एक एनवलप है, मैंने इसे फोल्ड करा, तो ये जो मोटाई है ना, ऐसे ये कंडक्टर है मान लो, ये जो मोटाई है इसकी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मोटा होगा कोई कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर सकेंगे बिना टकराए, तो उनके फ्लो में कोई रुकावट नहीं आएगी, रुकावट बहुत कम आएगी, तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। यानी जितना मोटा कंडक्टर होगा अंदर से, उतनी कम रुकावट आएगी, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस। और जितना छोटा कंडक्टर होगा, जितना पतला कंडक्टर होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास पास होंगे तो आपस में बहुत टकराएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट बहुत ज़्यादा आएगी। यानी जितना कम होगा एरिया वो क्रॉस सेक्शन, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे तो कहते हैं, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। यानी इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? इन दोनों के बीच का ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, समझ गए? इसके अलावा अगर मान लो आपने देख लिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, मैं 1/a को एक बार के लिए एक्स पुट कर देता हूँ, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा, 1/a की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। और जब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी चीज़ के, तो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आता है ना, ये बना रखा हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर और एक्स के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक्स की वैल्यू क्या है? 1/a, यानी ए के साथ ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन 1/a के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये याद रखना, ए नहीं है ये 1/a है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और तीसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। अगर मान लो मटेरियल कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम ही होना है, करंट आसानी से फ्लो कर लेता है कंडक्टर में। अगर वो मटेरियल मान लो आपका नॉन कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना है, उसमें से फ्लो कर ही नहीं, बहुत कम फ्लो कर पाता है करंट। ठीक है। और अगर मान लो वो मटेरियल आपका सेमी कंडक्टर है तो उसमें से ठीक ठाक फ्लो कर जाएगा करंट। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, पर ये बाद में देखेंगे। इक्वेशन 1 मान लो इसको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल को, और 2 मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a को। इन दोनों को कंबाइन करना तो आएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन टाके इक्वल टू का साइन लगा हुआ एक कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ पर वो रो है, RHO, इसी का यही बताता है। इसका नाम है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसे ही बोलते हैं रजिस्टिविटी।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। और यही वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल के बारे में बताती है, मटेरियल के नेचर के बारे में बताती है। यानी इससे ही पता चलता है, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। टेल्स अस अबाउट नेचर ऑफ मटेरियल, अबाउट नेचर ऑफ मटेरियल। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता करंट पर और पोटेंशियल पर, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन लेंथ पर डिपेंड करता है कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ कमेंट करके, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं ज़रूर देखूँगा और आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलते हैं।